हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजीज़ की स्टडी करेंगे। उसमें जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वो है कोऑर्डिनेशन स्पीसीज या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन स्पीसीज क्या होती है? ऐसी कोई भी केमिकल स्पीसीज जिसमें एक या अधिक सेंट्रल मेटल एटम होते हैं और वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिगेंड्स से जुड़े हुए होते हैं, वो केमिकल स्पीसीज कहलाती है कोऑर्डिनेशन स्पीसीज। यहाँ पर जो लिगेंड है वो एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो लिगेंड है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लिगेंड इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को डोनेट करते हैं। इसी कारण से जो लिगेंड है वो डोनर कहलाते हैं, जबकि मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करती है और इसी कारण से मेटल एटम एक्सेप्टर कहलाते हैं। डोनर का मतलब होता है दाता और एक्सेप्टर का मतलब होता है ग्राही, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से और एक्सेप्टेंस से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हेक्साएमीन कोबाल्ट +3 आयन, ये किसका एग्जाम्पल है? कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का। इसी तरीके से टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड आयन, प्लेटिनेट सेकेंड आयन, ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोऑर्डिनेशन स्पीसीज का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मीन्स उनको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्पीसीज जो होती है उनको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उस स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हम मेटल आयन लिखते हैं या एटम, जो भी एटम या आयन में से जो भी है वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लिगेंड लिखते हैं, मेटल जिन जिन लिगेंड से मिलकर बनी होती हैं, और उन लिगेंड के सब स्क्रिप्ट में लिगेंड्स का नंबर लिखा जाता है, ठीक है। अभी अपन ने बात की कि जो मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है वो लुईस एसिड कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल एटम होती है वो हमेशा लुईस एसिड कहलाती है, जबकि लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसी कारण से वो लुईस बेस कहलाते हैं, ठीक है। सबको क्लियर? अब इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर जो भी चार्ज होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर बाहर लिखा जाता है। क्लियर सबको? अब अपन बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यदि कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब उस पर कोई चार्ज ही नहीं है उस कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में, तो वो तो सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, क्लियर। लेकिन हमारे पास ऐसी कोऑर्डिनेशन स्पीसीज हो जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके साथ कोई ना कोई कैटायन अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा बन गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी प्रकार से यदि कोई कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है, तो उससे न्यूट्रल करने के लिए उसके साथ कोई ना कोई एनायनिक पार्ट अटैच करना पड़ेगा, तब हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा। अब हो सकता है कि जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्पीसीज हो, तो ये भी आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं।
अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, वहाँ पर पहला जो है उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसके साथ में एक एनायनिक पार्ट अटैच होगा। क्लियर? इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो पहला पार्ट है ये कहलाता है फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? और ये जो सेकंड पार्ट है इसको बोला जाता है सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन चूंकि हमें दिख रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन पार्ट है, इसलिए हम इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं, या फिर इसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी कहा जाता है। सेकंड जो पार्ट है वो सिंपल आयन है, इसलिए हम इसे आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं। साथ ही साथ जो ये सिंपल आयनिक पार्ट है इसे काउंटर आयन भी कहा जाता है। क्लियर? अब हम दूसरे टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पीसीज है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेगेटिवली चार्ज्ड होने का मतलब है इसे कोई ना कोई कैटायन अटैच्ड होगा। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सबसे पहला पार्ट है ये क्या होगा? फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हमेशा जो कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट होगा वो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। अब हो सकता है कि वो सिंपल आयन भी हो सकता है या कोऑर्डिनेशन आयन भी हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी पहला वाला पार्ट होगा या बोल सकते हैं पॉजिटिवली जो चार्ज्ड पार्ट होगा वो हमेशा फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे सिंपल आयन है, इसलिए हम इसे आयोनाइजेशन स्फीयर भी कह सकते हैं, इसे हम काउंटर आयन भी कह सकते हैं। सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, इसलिए हम उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी कह सकते हैं। सबको क्लियर? यहाँ पर हम एक बात समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसे कभी भी आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन नहीं कहा जाता है। आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन हमेशा सिंपल आयन होते हैं। क्लियर? इसका मीनिंग है कि इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी से बने होते हैं उनमें कभी भी काउंटर आयन नहीं पाया जाता है। ओके? अब अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन टर्म्स की, जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम में आती है। उनमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं उप सह संयोजक संख्या। सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड आपको याद रखनी है या पता होनी चाहिए वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है ये सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होती है, ना कि लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? सेंट्रल मेटल एटम सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जितने लिगेंड से जुड़ी हुई होती है वो टोटल नंबर कहलाता है उस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या। सबको क्लियर? अब चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सिग्मा बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही होते हैं, तो हम ये सिंपली ये भी कह सकते हैं कि मेटल जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है लिगेंड के साथ में वो टोटल नंबर कहलाता है उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी के साथ में हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कभी भी पाई बॉन्ड का नंबर इंक्लूड नहीं किया जाता है। सबको क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो इस वाले कंपाउंड में क्रोमियम से 6 अमोनिया के आयन जुड़े हुए, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में कोबाल्ट से 4 क्लोराइड जुड़े हुए हैं, इसलिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 4। सेकेंड टर्म है मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एक
न्यूक्लियस हो। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का न्यूक्लियस होता है मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो न्यूक्लियस होता है। मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है वो कहलाते हैं मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स में केवल कोबाल्ट का एक एटम है, इसलिए ये पूरा जो कंपाउंड है ये कहलाता है मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थर्ड टर्म है पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वापिस वही बात आ गई, पॉली का मतलब है बहुत, ठीक है, न्यूक्लियर मतलब बहुत से न्यूक्लियस वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब है वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक से अधिक मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल की बात करें तो Fe2 कार्बोनाइल 9, यहाँ पर जो आयरन है उसके 2 एटम्स हैं, तो इसका मतलब है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। फोर्थ है मेटल मेटल बॉन्ड। नाम से ही पता लग रहा है दो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड है, इसके बनने के लिए कम से कम 2 मेटल का होना जरूरी है, और इस बात का मीनिंग है कि मेटल मेटल बॉन्ड हमेशा पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही पाए जाएंगे। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो मेटल एटम ही एक है, तो वो दूसरी मेटल से बॉन्ड बना ही नहीं सकता। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि रीनियम और कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, और यही बॉन्ड है मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन नंबर भी सेंट्रल मेटल एटम की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली बात मतलब लिगेंड से ऑक्सीडेशन नंबर का कोई लेना देना नहीं होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी लिगेंड अटैच्ड है उन सभी लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ में जब रिमूव करते हैं, और रिमूव का मतलब हटाते हैं, हटाने के बाद में मेटल एटम पर जो चार्ज आता है वही चार्ज उस मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण नंबर कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण नंबर जो हैं उनको हमेशा रोमन नंबर में राउंड ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल एटम के बाद में प्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इस कंपाउंड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अगली टर्मिनोलॉजी आती है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पर जो टोटल चार्ज होता है वो उसमें प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज और लिगेंड्स पे प्रेजेंट चार्ज का एल्जेब्रिक सम होता है। मीन्स उस कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल पर जो चार्ज है प्लस लिगेंड्स पे जो चार्ज है उनका हमें सम करना है, और जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट उस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल टेट्रा ऑक्सो मैग्नीज, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है और हमें पता लगाना है कि इस पर कितना चार्ज है। अब हमें पता है कि मैग्नीज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उस पर चार्ज है +7। ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो -2 होता है, 4 एटम है, तो टोटल चार्ज हो गया -8, +7 - 8 = -1। मतलब इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? -1।
आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू।